BACS इंदौर की एक बहुत प्रसिद्ध एकेडमी BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा में बहुत सारे वीडियोस आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। BACS एकेडमी का एक छोटा सा प्रयास आपके लिए सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो MPSI हो या वनडे एग्ज़ाम कुछ भी हो, एक छोटा सा प्रयास BACS का आपके लिए कि ये आप YouTube के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को काफ़ी विस्तार के साथ आपके सामने लेकर आ रही है। इसी श्रृंखला के अंदर एक और वीडियो मेरे मोहन मोदी के द्वारा आप तक लाया जा रहा है हिंदी भाषा के अंतर्गत। हिंदी भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। उसी वर्णमाला के टॉपिक का ये वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है। चलिए तो समझते हैं हम सबसे पहली बात तो कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं किसी भी भाषा के बारे में अगर बात करें तो हर भाषा की वर्णमाला होती है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो। बिना वर्णों के, बिना लेटर्स के आप किसी भी प्रकार की भाषा को ना सीख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो। चाहे वो इंग्लिश हो, जैसा कि बात कर रहा हूँ इंग्लिश 26 लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक। उन्हीं 26 लेटर्स का प्रयोग करके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, फिर वाक्य से जो है हमारी अभिव्यक्ति करते हैं और फिर कह सकते हैं कि पूरा साहित्य, पूरा लिटरेचर जो है वो लिखा जा सकता है। ऐसे ही हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्णों का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य रचना, वाक्य से बात की जाए तो फिर पूरा साहित्य, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति के बाद पूरे साहित्य की रचना, साहित्यिक रचना होती है और साहित्य के माध्यम से हम न जाने कितना और कुछ लिख देते हैं। तो होता तो वही है 52 वर्ण। उन्हीं 52 वर्णों को किस प्रकार से हमें रखना है और किस प्रकार से उसका उपयोग में करना है, इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यही 52 वर्ण हमारी वर्णमाला का आधार है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला के इन्हीं 52 वर्ण के बारे में बात करेंगे और इन्हीं 52 वर्णों को काफ़ी विस्तार से आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है या MCQs के माध्यम से जो है वो समझ पाओगे। हर MCQs पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, डिटेल में आपको समझाता रहूँगा, जिससे कि आपको टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा और आप उस टॉपिक को समझने के बाद, उससे संबंधित बातों को जानने के बाद आसानी से खुद क्या कर सकोगे, उस MCQs का जवाब आप दे पाओगे। तो रही बात यहाँ पर कि किस तरह से हम इसको देखकर चल रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहली बात करते हैं वर्णमाला की, जैसा कि हमारा टॉपिक वर्णमाला क्या हुआ, किसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का समूह। जैसे कि हिंदी भाषा के बारे में बात करें, हिंदी भाषा में जैसा मैंने अभी आपको बताया 52 वर्ण, 52 वर्ण, इन 52 वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के बारे में मैंने बताया कि वर्णमाला का जो है वर्णों का समूह है। इसमें प्रत्येक वर्ण का अपना महत्व होता है। हर वर्ण का अपना खुद का अस्तित्व, अपना खुद का महत्व है। पूरे 52 वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला के, ठीक है। इन्हीं 52 वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहा जाता है? स्वर जिनका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मौलिक ध्वनियाँ होती है और जिन्हें बिना किसी सहायता के लिखा या बोला जा सकता हो। कोई सहायता नहीं लगती, अपनी खुद का स्वतंत्र, खुद का अपना कह सकते हैं कि सेल्फ जो होता है वो होते हैं स्वर। जबकि इसके विपरीत व्यंजन, जिनका ना अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता, ना खुद की मौलिक ध्वनियाँ होती, बल्कि इन्हें लिखने और बोलने दोनों के लिए हमें स्वरों की सहायता देनी होती है, ये होते हैं हमारे व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में आपको अंतर पता चला। अभी तक आपने 52 वर्णों के बारे में सुना, इन्हीं 52 वर्णों को हम स्वर और व्यंजन में बांट रहे हैं। पर स्वर और व्यंजन में आगे जाने से पहले आपको ये तो पता हो कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण 52 वर्ण है, ये तो आपने समझ लिया, पर वर्ण की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं वर्ण?
हमने समझा था कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जो लिखकर बताई जा सके, मौखिक भाषा जिसे बोला जा सके, सांकेतिक भाषा जो कि संकेतों और इशारों के माध्यम से जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में बात करें, उसी लिखित और मौखिक भाषा, खास करके लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण स्वर के साथ होते हैं, जबकि संस्कृत में वर्ण स्वर रहित होते हैं। यही कारण है कि संस्कृत का कोई भी वर्ण अगर हम लिखेंगे तो नीचे हलंत लगाकर उसे स्वर रहित बना देते हैं, जबकि हिंदी में जो भी वर्ण आता है, चाहे वो क हो, अ हो, कुछ भी हो, स्वर साथ में होता ही है। तो चलिए, ये बात आपको पता चल गई। हम आते हैं अपन वापस हमारे स्वर और व्यंजन के विषय में। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। उन्हीं पर निर्भर है हमारा ये पूरा आज का टॉपिक। तो देखिए, सामान्य हिंदी हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करने जा रहे हैं? हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उससे संबंधित बहुत सारी बातें भी क्या है हम जानते जाएंगे। ये हमारा जो स्पेशल लेक्चर है, ये MPSI, पटवारी, वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर भी हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आ रही है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अयोगवाह क्या कहा जाता है। अब अयोगवाह को जानने के लिए पहले ये पता होना चाहिए हमें कि अयोगवाह होता क्या है, ठीक है। इनमें से क्या है अयोगवाह वो भी समझेंगे, बट अयोगवाह क्या होता है सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए ये होना चाहिए। तो चलिए, अयोगवाह क्या होता है हम इस चीज़ को समझते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता है कि बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्वर कितने 13 स्वरों के बारे में हमें ज्ञान है। कौन से 13 स्वर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ? अ, आ, ई, ऊ, ऊ। री, ए, अए, ओ, आओ, और अह। देखिए, ये आपके सामने 13 स्वर जो बचपन से सुनते चले आ रहे हो आप कि 13 स्वर होते हैं। बच्चों को भी हम सिखाते हैं, इन्हीं 13 स्वरों का ज्ञान कराते हैं। लेकिन आजकल हम ये देखिए आखिरी के 2 अम और अह को हम स्वर नहीं मानते। अम और अह को हम स्वरों की श्रेणी से बाहर निकाल लाए। तो वर्तमान आधार पे 13 स्वर नहीं रह गए, 11 ही स्वर रह गए हैं। अम और अह को जो बाहर निकाल के लाए हैं ना, इन दोनों को हम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर हम अयोगवाह कहते हैं। यही दोनों जो हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह इस शब्द के बारे में देखें, ये शब्द का हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि ये अयोगवाह, जिसका किसी के साथ योग न हो, ऐसे को क्या कहा जा रहा है? अयोगवाह। अयोगवाह एक ऐसी श्रेणी है जिसे हमने हमारी वर्णमाला में अलग थलग रख रखा है। इसको ना स्वरों के साथ रखा जा रहा है ना व्यंजनों के साथ। क्यों किया ऐसा कि अम और अह को हमने अलग कर दिया और एक अलग श्रेणी बना दी जिसे हम अयोगवाह नाम दे दिया। देखिए, सारे स्वरों को ध्यान से देखिए, इनके उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, अए, ओ, औ। हम देखते हैं कि यहाँ तक क्या है, हर स्वर, चाहे वो दूसरे स्वर, चाहे अए बोले या आओ बोले, स्वर का ही स्वर के साथ मेल हो रहा। तो यहाँ स्वर ही स्वर है सब जगह, आओ तक, कोई विसर्ग का काम, कोई व्यंजन का काम नहीं। लेकिन जब हम बात अम और अह की करते हैं, अम, अ प्लस म, और म का योग, अह में ह आ रहा, अ और ह को रखा जाए साथ में तो अह बना। मतलब अम और अह में व्यंजन आ रहा, अम में म और अह में ह।
ऐसा कहीं पे भी नहीं था। बाकी अम और अह में स्वर के साथ व्यंजन, अ के साथ व्यंजन आ रहा, वहाँ पर अ के साथ ह आ रहा या अ के साथ म आ रहा। मतलब पूरी तरह से ये स्वर नहीं कहला रहे। कहीं कहीं व्यंजन के गुण बता रहे, कहीं कहीं स्वर के गुण बता रहे। दोनों के गुण बताने के कारण और किसी के भी गुण को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। ना पूरी तरह से स्वर के गुण हैं, ना पूरी तरह से व्यंजन के गुण हैं। यही कारण है कि हमने क्या किया, इनको एक विशिष्ट श्रेणी बनाकर अलग कर दिया, जिसे अयोगवाह कहते हैं। इसी अयोगवाह के अंदर दो, ठीक है, दो भाग किए गए। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हमने क्या किया, ये दो नाम इसके दे दिए, ठीक है। विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो महानाम हमने दिए। जो अनुस्वार है उसे क्या कहा जा रहा है, देखिए, जो अनुस्वार है वो है आपका ऐसा अम, और विसर्ग जो है वो है आपका अह। अनुस्वार पे देखिए आप, अम के रूप में भी आता, अन के रूप में भी आता। म और न दोनों के रूप में क्या है, बिंदी काम आती है, तो अनुस्वर हुआ। ऐसे विसर्ग अह, आखिरी में दो बिंदु लगा दे तो हमको ह के रूप में उसे बोलना है। तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, अयोगवाह बोलेंगे। चलिए आते हैं अब हमारे, ये मैंने डिटेल आपका पूरा बताया कि अयोगवाह क्या होता है, क्योंकि प्रश्न उससे संबंधित था, अयोगवाह से संबंधित। अब अयोगवाह कहा जाता है किसे, अल्प प्राण, विसर्ग को, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन को। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण जिसमें हल्की ध्वनि के साथ कुछ बोला जाए, कोई भी व्यंजन का उच्चारण हल्की ध्वनि के साथ हो, जैसे क, ग, अंग, अल्प प्राण। जबकि महाप्राण में झटके के साथ वायु बाहर फेंकी जा रही, ख, घ, महाप्राण हुआ। तो अल्प प्राण महाप्राण जैसी चीज है क्या अयोगवाह। विसर्ग आएगा या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब दो दो व्यंजनों को मिलाया जाए। व्यंजन की तो बात ही नहीं हुई अभी, तो संयुक्त व्यंजन तो आ नहीं सकता, महाप्राण हो नहीं सकता, अल्प प्राण हो नहीं सकता। ले दे के बात आती है हमारी विसर्ग की, क्योंकि हमने देखा अयोगवाह की एक श्रेणी क्या है, विसर्ग है। तो अभी आपको समझ में आया कि अयोगवाह के अंदर हम किसको रख सकते हैं। ये अगर यहाँ पर अनुस्वार आता तो भी सही माना जाता, विसर्ग है तो भी सही माना जा रहा है, क्योंकि अयोगवाह की दो ही श्रेणियां हैं, अनुस्वार और विसर्ग। मुझे लगता है आपको पहला प्रश्न क्लियर हुआ है। दूसरे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। आपको पता है कि हम कोई सा भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह के 5 भाग, मुंह के 5 भाग उसमें सक्रिय होते हैं। किस वर्ण का उच्चारण मुंह के कौन से भाग से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क वर्ग। क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में क्या कौन कौन से व्यंजन आएंगे, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। फिर आपका होता है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, इय। फिर आपका आएगा ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आपका आता है यहाँ त वर्ग। त वर्ग में आते हैं आपके त, थ, द, ध, न। फिर आता है आपका यहाँ पर प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, है ना। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी और स्पर्श व्यंजन भी, वायु के स्पर्श से बोले जाते हैं व्यंजन। ये 25 व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन और वर्गों में बटे हैं, 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5-5 हैं, इसलिए पूरे 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, याद रखिए, कंठ। ये आपका है तालु, तालु भी बोलते हैं इसको और तालव्य भी कहते हैं, तालु या तालव्य। फिर बात आती है यहाँ पर मूर्धा, मूर्धा भी कहते हैं इसको और मूर्धन्य भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका है दंत और ये है आपका ओष्ठ। देखिए आपका क वर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित, आपके गले में सबसे अधिक कंपन पैदा होगा
क वर्ग के उच्चारण में। तालु, ऊपर के तलवे से अगर हमारी जीभ, ऊपर के जो जबड़े की तलवे से अगर जीभ छूती है तो उसे तालु या तालव्य कहा जाता है। ट वर्ग, मूर्धा या मूर्धन्य, ऊपर का जबड़ा जहाँ दांत आपका बेस है, दांत के मूल और ऊपर के जबड़े के टचिंग पॉइंट पर क्या है, जीभ जब मिलती है और हल्की सी क्या होती है, वो मुड़ जाती है, झटके के साथ वायु बाहर जाती है, तो ट वर्ग मूर्धा या मूर्धन्य से उच्चारित। त वर्ग, त थ द ध न, आपकी जीभ आपके दांतों को छू रही, दांत और जीभ आपस में एक दूसरे को छू रहे, तो दांत जब आपके दांतों को जीभ छूती है तो वो चरण स्थल क्या कहलाता है, दंत कहलाता है। ऐसे ही प फ ब भ म में आपके होठ सक्रिय है, आप होठ हिला रहे हो, होठ के माध्यम से उच्चारण कर रहे हो, इसलिए कहला रहा है आपका ओष्ठ। चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। क्वेश्चन इस पर आधारित, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, समझ में आ ही गया आपको। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं दांत और जीभ का उच्चारण। दांत और जीभ के उच्चारण में कौन सा वर्ग है, दांत और जीभ के उच्चारण में आपका त वर्ग है। मतलब जब हम दांत और जीभ के उच्चारण को बोलते हैं तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका दंत। मूर्धन्य ने अभी समझाया, दंतोष्ठ बताया, कंठोष्ठ बताया। दंतोष्ठ मतलब दांत प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ मतलब कंठ प्लस ओष्ठ नहीं होगा, क्योंकि जब आप दांत और जीभ की बात कर रहे हो तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, आपकी दंत कहलाएगी। त वाली लाइन, त थ द ध न। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, ये हमें बताना है उच्चारण की दृष्टि से। देखो, आपको पता है संघर्षी व्यंजन में श, श, स और ह। श का उच्चारण किससे होता है, तालु से। फिर श षटकोण का उच्चारण किससे होता है, मूर्धन्य या मूर्धा से। इसका उच्चारण किससे होता है, दंत से। और इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से। ये चारों के उच्चारण स्थल मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, सही विकल्प निकालना है, गलत विकल्प नहीं। 3 गलत 1 सही है। तो देखिए, श का उसने मूर्धन्य बताया, जबकि श तालु होता है, पहला ऑप्शन भी ऐसे गलत हो गया। श षटकोण का मूर्धन्य बता रहा, श षटकोण का जबकि तालव्य होता है, गलत ऑप्शन है। च वाली लाइन कंठ बोल रहा, जबकि अभी आपने समझा कि च वाली लाइन क्या है, तालु है, इसलिए ये चीज भी गलत है। हाँ, ये लाइन देखो आप, स का उच्चारण दंते बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। स का उच्चारण दंत से, क्योंकि हम जब बोलते हैं स तो हल्की सी हमारी जीभ हमारे दांतों को छूती है। तो ये देखा हमने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पर। प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर जो अब हमारी हिंदी में नहीं है। जब हमारी हिंदी संस्कृत भाषा से नहीं आई तब इसमें 14 स्वर हुआ करते थे, ये 14वां स्वर क्या हो गया, आज हमारी हिंदी से चला गया। इसे हम प्लुत स्वर या लुप्त स्वर के रूप में जानते हैं। कौन सा है, सही ओम कौन सा है। देखिए, आपको पता हो कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व हुआ, फिर दीर्घ हुआ, फिर संयुक्त हुआ, और फिर लास्ट में क्या है आपका प्लुत, ठीक है, प्लुत या लुप्त। चलिए बात करें हम ह्रस्व स्वर, जिसे बहुत कम ध्वनि में या बहुत कम परिश्रम से हल्की ध्वनि के साथ जिसका उच्चारण हो, वो आपके ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ध्वनि हमारी लंबी खिंचाती, आ, ई, उ, दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर 4 बताए थे आपको मैंने, ए, ऐ, ओ और औ। ये चारों आपके क्या है, संयुक्त स्वर कहलाते। ए आपका अ प्लस ई से मिलके बना, ऐ आपका अ प्लस ए से मिलके बना, ओ अ प्लस उ से मिलके बना, और औ आपका अ प्लस ओ से मिलकर बना। तो हमने देखा कि ये आपके क्या है, संयुक्त स्वर कहलाए। बात आती है, हमारा क्वेश्चन किस पर आधारित है, प्लुत या लुप्त स्वर, जो कि 14वां स्वर था, जिसका प्रयोग आज हमारी हिंदी में नहीं होता, संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। वहाँ पर भी कोई से भी देवता या कोई सा भी बीज मंत्र के शुरुआत में सबसे पहले इसका प्रयोग होता है, तो वो है ओम।
जिससे हम कैसा लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यहाँ ओम को ऐसा ना लिखकर क्या किया गया, ऐसा होता है क्या ओम, नहीं, वर्तनी अशुद्ध है, इसकी वर्तनी भी अशुद्ध है, तो ये भी ओम नहीं आएगा। ठीक, ओम आपका ये सही है, जबकि ये ओम भी गलत है। ओम लिखते समय जो व्यंजन है वो आधा होता है, इसलिए ओम आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो प्लुत स्वर आपका ओम, जिसका प्रयोग आज हमारी हिंदी में नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, मुंह शब्द में क्या है, जो चंद्र बिंदु लगी है ना मुंह शब्द में, उसे क्या कहा जाता है, शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक या नासिक्य, क्या कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि मुंह शब्द में क्या लगा हुआ है। शिरोरेखा किसे कहते हैं, जो लाइन लगती है ना ऊपर, जैसे हम शब्द की टोपी कहते हैं, शब्द पे टोपी पिनाना है ना, तो जो लाइन ऊपर की तरफ लगी है ये कहलाती है आपकी शिरोरेखा। तो चंद्र बिंदु शिरोरेखा तो हो नहीं सकती, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अनुस्वार बताया मैंने आपको, केवल बिंदु ऊपर लग रही है तो अनुस्वार है, मुंह शब्द में केवल बिंदु नहीं है, इसलिए अनुस्वार भी नहीं आएगा। नाक के माध्यम से ठीक है बोल सकते हैं हम, पर आता है अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो नाक के माध्यम से बोले जाएं। ठीक, चंद्र बिंदु वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं, याद रखो, अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे गांव, काव, छाव, सब पे क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा भी है और ऊपर चंद्र बिंदु भी लग रहा। तो ऐसे कोई भी शब्द हो जिसमें चंद्र बिंदु हो, उसे हमेशा क्या मानना है आपको, अनुनासिक मानना है। अनुनासिक मतलब ही चंद्र बिंदु वाले शब्द जिसमें आपकी नाक में क्या हो रहा, कंपन उत्पन्न हो रहा, नाक में किसी प्रकार का वाइब्रेशन या किसी प्रकार का सुरसुरी पैदा हो रही, नाक के माध्यम से आप इसको बोल रहे हो, इसलिए ये अनुनासिक कहलाया। चंद्र बिंदु वाले सारे शब्दों को हम अनुनासिक बोलेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत कथन छांटना है। 3 कथन सही है, 1 कथन इसमें गलत जाएगा। च वर्ग को स्पर्श या संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है, समझते हैं। च वर्ग, च वर्ग आपका स्पर्श या संघर्षी कहलाता है, च वर्ग स्पर्श संघर्षी कहलाता है। स्पर्श व्यंजन तो है च वर्ग का, उसको संघर्षी भी कहते हैं क्या, चलो समझते हैं। फिर क वर्ग है तथा अ आ कंठ वर्ग माने जाते हैं। क वर्ग है और अ और आ कंठ वर्ग, मतलब उनका उच्चारण किससे हो रहा, कंठ से हो रहा। अड और अढ़ को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, अड और अढ़ को उक्षिप्त व्यंजन। समस्त स्वर, सारे स्वर अघोष वर्णन है, सभी स्वरों का अघोष वर्णन है सारे स्वर अघोष, बिल्कुल है सारे स्वर अघोष। तो च वर्ग क्या है आपका, स्पर्श के साथ संघर्षी बोल रहा। क वर्ग आपका कंठ है, ये क वाला कंठ अभी मैंने आपको बताया, क कंठ है। अड अड उच्छिप्त है, सारे स्वर अघोष है, पर च वर्ग आपका संघर्षी नहीं है। संघर्षी कौन से होते हैं, षट्कर का, षट्कोण का, सरोते का, हलवाई का। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत जा रहा है इसके अंदर आपका, देखो ध्यान से, इसमें आपका जो है गलत ऑप्शन फर्स्ट वाला, जिसमें च को क्या बताया गया, च को संघर्षी कहा गया, जबकि च संघर्षी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं, अब जरा जल्दी से बता दो, मूर्धन्य कौन सी लाइन थी। क वर्ग जो था आपका वो क्या था आपका, कंठ था। च वर्ग जो है वो क्या था आपका, तालु या तालव्य था। ट वर्ग क्या था आपका, मूर्धन्य था या मूर्धा था। फिर त वर्ग जो है आपका दंत था, और प वर्ग जो है वो आपका ओष्ठ था। तो यहाँ जो चर्चा की जा रही है वो चर्चा का आधार क्या है हमारा, मूर्धन्य, कि मूर्धन्य क्या है, कौन सी लाइन मूर्धन्य होगी। ट ड षट्कोण का और फ, ये मूर्धन्य है। फिर ठ अण ध और थ, ये मूर्धन्य है। अण री ड और झ, ये मूर्धन्य है। या र ड षट्कोण का और ट, ये मूर्धन्य है। अभी आपको मैंने श में भी बताया कि षट्कर का क्या है, षट्कोण का क्या है। षट्कोण का
मूर्धन्य है, जबकि शक्कर का क्या है? शक्कर का तालु है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो श षटकोण का मूर्धन्य, चलो मान लिया सही है, ठीक है। ट टमाटर की लाइन, ट ठ ड ढ, ट टमाटर की लाइन, ठ ठटेरे की लाइन, ड डमरू की लाइन, ड ढक्कन की लाइन। अरे ट की लाइन के 3 वर्ण मिल गए। अब क्या? फ मूर्धन्य है, फ मूर्धन्य है, मूर्धा से बोला जाता है फ। प फ ब भ, प की लाइन 5 काय में जाएगी आपकी? प फ ओष्ठ में जाएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। ठ तो आ गया। अण, ट ठ ड ढ ण, अण आता है ट की लाइन में, ठ भी आता है। अब घ घड़ी का जो है ये अलग आ गया। घ घड़ी का अगर अलग आ गया तो हम इसको काय में रखते हैं? घ घड़ी को, घ घड़ी इस लाइन में आता है तो वो कंठ से हुआ, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। फिर आगे चलते हैं हम। अण, री, ढ और झ, झ अण जो आता है वो ट की लाइन में आता है, ट ठ ड ढ ण। चलो ठीक है, ये मूर्धा हुआ। ऋषि का भी, ड ढक्कन का, ये आपका अढ़ आ गया, ये भी मूर्धा है। झ, च छ झ, च की लाइन आपकी काय में जा रही? तालु में जा रही, ये भी आपका मूर्धन्य नहीं है। फिर क्या आती है बात आपकी? श षटकोण का तो मूर्धन्य है। ट आपका ट ठ ड ढ ड़, तो ट आएगा, ट की लाइन में ट आ रहा है, ट की लाइन में ठ ड भी आता है, ट की लाइन में। ष षटकोण का तो मूर्धन्य है ही, अभी आपको मैंने बताया। र भी मूर्धन्य है, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? सही है, जिसके सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य कहलाएंगे। इस तरह से आपको पूरा लॉजिक लगाकर क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, स्वर किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है, समास का भेद है, वर्ण का भेद है, या लिंग का भेद है? ये तो आपने पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं कि स्वर किसके अंतर्गत आएगा? संधि में आएगा, समास में आएगा, वर्ण में आएगा, या लिंग में आएगा? स्वर संधि में नहीं आता, ठीक है, स्वर संधि होती जरूर है, पर पहला भेद किसका है? ना समास में आएगा ना लिंग में आएगा। स्वर किसका भेद है? वर्ण। बताया था ना मैंने कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है वो किसका भेद हुआ? वर्ण का भेद हुआ। 9वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऊष्मीय वर्ण कौन सा है? ठीक है, ऊष्मीय या संघर्षीय एक ही बात है, याद रखिएगा। ऊष्मीय वर्ण की बात की गई है तो ऊष्मीय वर्ण और संघर्षी वर्ण एक ही बात है। कौन सा वर्ण है ऊष्मीय वर्ण या संघर्षी वर्ण? देखिए, ये है आपका श, श, स और ह। हमें पता है कि ऊष्मीय वर्ण या संघर्षी वर्ण ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा है ऊष्मीय वर्ण? क्या यह अलावा? नहीं, इन चारों में से कुछ नहीं है, तो ये तो होना नहीं है। फिर श भी है, श भी है, स भी है, तीनों श आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? ऊष्मीय वर्ण कहेंगे। ऊष्मीय वर्ण आपका बी वाला ऑप्शन, श शक्कर का, श षटकोण का, स सर्वोदय का, ये ऑप्शन आपका माना जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन लिख के बताए। स्पर्श व्यंजन अभी बताया भी परिभाषा कि वायु के स्पर्श से बोले जाने के कारण क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श व्यंजन। वर्गों में बटे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता? वर्गीय व्यंजन। कितने वर्ग? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हर वर्ग में कितने कितने व्यंजन हैं? हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इस तरह से 5 वर्ग और 5-5 के व्यंजन मिलाकर कुल कितने हो गए? 25। क वर्ग के 5, छ वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5, प वर्ग के 5, मिलकर हुए कुल 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई हिंदी में? 25 के लिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, इसलिए आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? अनुस्वार मतलब बिंदी वाली, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाली। अगर कोई गलतियां हैं तो उस प्रकार की गलती को हम कैसे दूर करेंगे? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, जो सामग्री छपी हुई है उसको समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर क्या करेंगे? इसको त्रुटि को दूर करेंगे। केवल सूची बनाने से त्रुटि दूर हो जाएगी? तीसरा, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके कि सही उच्चारण क्या है। सही उच्चारण अगर हम करेंगे
तो हमारी त्रुटि दूर हो सकती है। अनुनासिक के नियम बनाकर, केवल नियम बना देने से त्रुटि दूर हो जाएगी ना, नियम बनाने से त्रुटि दूर, नियम तो बना दिया पर नियम को फॉलो नहीं किया तो कैसे त्रुटि दूर होगी। छपी सामग्री में अगर वातावरण दे भी दिया आपने तो उससे क्या होगा, वातावरण दे देने से क्या वो चीज़ सही हो जाएगी, गलत छपी है तो। अनुस्वर वाले शब्दों की सूची बनाएं, केवल सूची बना देने से कुछ नहीं होना, हमें अगर इसको सही करना है तो क्या करना होगा, सही उच्चारण करना होगा। अनुस्वर का भी सही उच्चारण, अनुनासिक का भी सही उच्चारण। जब दोनों शब्दों के सही उच्चारण करोगे तो किसी भी प्रकार की त्रुटि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सारी त्रुटियां क्या हो जाएगी, वैसे ही आपकी क्लियर हो जाएगी। अनुस्वर जैसा कि मैंने बताया बिंदी वाले शब्द, और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाले। अनुस्वर में जैसे अंबा, खंबा, अंगूर, अंकुर, जबकि अनुनासिक में गांव, काव, छाव, इस प्रकार के शब्द, आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु वाले शब्द अनुनासिक कहलाते। तो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है उसमें ही अंतर आ रहा, हमारे उच्चारण को सही और शुद्ध करें जिससे कि हम त्रुटियों को दूर कर सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बताइए। अभी अपन ने डिस्कस किया कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने गए हैं, 10, 11, 13 या 12। देखिए बरसों से हमने पढ़ा है कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन आजकल जो माने जा रहे हैं उसी को आधार मान के बोलना है आपको। आजकल हमने अम और रह को अलग कर दिया ना, अम और रह को अलग कर दिया तो बच गए कितने हमारे पास बच जाते हैं 11। तो आप आधुनिक आधार की बात करो, आधुनिक आधार पे आज हम स्वरों की संख्या 11 मानते हैं, इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर माने जाएंगे 11। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर समझ रहे हो, दो स्वरों को जब आपस में मिलाया जाए तो उससे बनने वाले स्वर को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। कौन से हैं संयुक्त स्वर, जैसे देखिए आपके सामने लिख रहा हूं, ये आखिरी के जो स्वर हैं संयुक्त स्वर हैं, ये एक नहीं दो स्वर के योग से ये तैयार हुए हैं। जैसे देखिए ये बना है आपका अ प्लस ई से, ये बना है आपका अ प्लस ए से, ये बना है आपका अ प्लस ऊ से, और ये बना है आपका अ प्लस ओ से। तो आपने देखा ये चारों के चारों जो हैं वो एक नहीं दो स्वरों के योग से बने, इसलिए इन चारों को क्या कहेंगे हम, संयुक्त स्वर। अब आप इसको ध्यान में रखकर बताइए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं, 3, 5, 4 या 6। आता है ऑप्शन 4, यही 4 जो आपके सामने है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आपको मेरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन के बीच बीच में क्वेश्चन से संबंधित जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं उससे वो क्वेश्चन या वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। तो ऐसे ही आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट सब कुछ करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फॉलो करेंगे, तो हम और अच्छे से आपके लिए और अच्छी सामग्री क्या कर पाएंगे, ला पाएंगे, नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर आ पाएंगे, जिससे कि आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए नए वीडियो हम तभी बना पाएंगे और अच्छी तरीके से आपके सामने ला पाएंगे जब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट करें। ज़रूर बताएं कि आपको जो मैं समझा रहा हूं उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चीज़ भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर जो पूछे गए हैं हिंदी वर्णमाला के वो कौन से हैं, ठीक, 4, 5, 6 या 7। मूल स्वर मतलब जो संयुक्त नहीं हो, जो एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो। भाई कुल स्वर कितने थे, 11 थे। 11 में कौन कौन से स्वर थे ये भी मैंने आपको बताया था।
देखिए फिर से लिख रहा हूं आपके सामने, अ, आ, ई, ऊ, ऊ। फिर क्या था, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो हमने देखा ये चार जो है ए, ऐ, ओ, औ, ये मूल स्वर नहीं है, ये किसी और स्वर की सहायता से तैयार किए गए हैं। सभी में अ लग रहा है शुरू में। अभी मैंने आपको बताया कि री ए कैसे बना, ऐ कैसे बना, ओ कैसे बना और औ कैसे बना। तो बाकी जो बच गए, कौन से बाकी बच गए, जो बाकी बच गए हैं जैसे कि अ, आ, ई, ऊ और री, ये किसी और के संयोग से नहीं बने, इसलिए ये 7 जो हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके मूल स्वर कहलाएंगे। बाकी के 4 संयुक्त स्वर हैं। ये अलग बात है कि सातों में आपके ह्रस्व और दीर्घ दोनों शामिल है, बट है तो मूल ना, अपना खुद का अस्तित्व रखते हैं, किसी और स्वर की सहायता तो नहीं ली, इसलिए इनको मूल स्वर में रखा गया। इनमें उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, याद रखो, उच्छिप्त व्यंजन जिसके 2 ही उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन 2 कौन कौन से हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है, ठीक है, इसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग हमारी हिंदी में बहुत कम होता, पर होता है। अब जिसका प्रयोग जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा और इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या लिखा है, ये है अड और ये है अढ। अड और अढ ये दोनों द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहलाते। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सडक, सड, अड, सड़क, ये आपका बढ़ाई नहीं है, बढ़ाई, बढ़, अढ़, अढ़ का प्रयोग, बढ़ाई। तो देखा हमने ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इसी में से हमारा ऑप्शन क्या माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ये उच्छिप्त व्यंजन है, बाकी इसमें कोई भी उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है इस बारे में बात करें। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं, बिल्कुल य और व क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। इनको अपन ने रखा व्यंजनों में है, लेकिन इनका प्रयोग स्वर के रूप में होता है, इसलिए य और व क्या कहलाते हैं, आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये लाइन भी पता है हमको, अभी समझाया मैंने कि स्वरों के उच्चारण में हम किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। व्यंजन वर्ण अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला अ, क में क्या लगा, दुगना समय लगा, क्योंकि उसकी खुद की भी वह ध्वनि है और साथ में लगा हुआ स्वर भी बोलना है आपको। क में क भी बोलना है आपको, साथ में पीछे से अ भी लगना है, तो इसमें क्या लगेगा, आपको दुगना समय लगेगा। बस एक ही बात है जो गलत है कि ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। तो ठीक है, ये बात हमने देखा, ऋषि का उच्चारण मूर्धा जो बोल रहा है क्या है, गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन छांटना है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, क्या सही बात है ये, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। आप जानते हो कि सारे स्वरों की मात्राएं हैं, अगर मात्राओं का संबंध स्वर से नहीं होता तो स्वर के अक्षर को हटाकर मात्रा क्यों लगाते, स्वर का अक्षर नहीं लिखते हैं, उसकी जगह उनकी मात्रा ही तो लगाते हैं। अब मैंने बोला क तो भी अ आया इसमें, मैंने इसको बोला का तो क्या लगा, आ की मात्रा ही तो लगी। मतलब अगर स्वर के साथ संबंध नहीं होता तो हम क्यों लगाते ये मात्रा, लगती ही नहीं है मात्रा। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, इसमें से कौन सा कथन सही है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, जबकि है सही चीज तो ये है। उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओष्ठ माने गए हैं। ओष्ठ मतलब होठ के माध्यम से हम ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ ऊ होठ के माध्यम से उच्चारण हो रहा है, ठीक, उच्चारण की दृष्टि से इसका ऊ या ऊ के माध्यम से उच्चारण होता। चलो ये बात भी देखते हैं हम। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, सारे स्वर महाप्राण हैं, नहीं, ये भी गलत है। विसर्ग की गणना
नासिक के वर्णों में की जाती है। क्या सही है? नहीं, ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या कहलाएगा? उच्चारण की दृष्टि से छोटा ऊ बड़ा ऊ होठ के माध्यम से ऊ होठ के माध्यम से इसका उच्चारण होता। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्णन अघोष व्यंजन है? कौन सा घोष माना जाएगा इसके अंदर? देखो, स्टार्टिंग के 2 और आखिरी के 3, ठीक है, तो कौन सा घोष मानेंगे हम? क ख, फिर ग घ अंग, छ छ, ज झ य, च छ, ठीक है। अघोष पहचानना है आपको कि अघोष व्यंजन इसमें कौन सा होगा? प फ ब भ म, छ छ, च छ, ज झ य, क ख ग घ म। अब आप ध्यान से देखो, ये तीसरा वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। क्या कहलाता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है आपका? अघोष कहलाता है पांचों लाइन में, और ये क्या कहलाते हैं आपके? घोष। तो पहला दूसरा वर्ण आना चाहिए आपका अघोष बताने के लिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? ग, तीसरा वर्ण बन रहा है, क ख ग, तीसरा वर्ण, इसलिए यह ऑप्शन गलत। फिर छ छ ज झ, ये भी आपका पहला दूसरा वर्ण में से नहीं आता। प फ ब भ, ये भी नहीं आता, केवल छ आ रहा है आपका पहले और दूसरे वर्ण में, पहला ही वर्ण है च, इसलिए ये आपका च क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? बताया है, जल्दी से बताओ कितने वर्ण हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में? ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू करने से पहले, उसके जस्ट बाद आपको ये बताया था मैंने कि हिंदी देवनागरी मतलब जिसमें हिंदी लिखी जाती है, लिखित हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52, 51, 45 या 42? अब बड़ी आसानी से बता पाओगे कितने वर्ण हो रहे हैं इसमें? 52। यही 52 वर्ण को हमने क्या किया? स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया, तो ये 52 वर्ण। चलिए, बात कर रहे हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? कुल स्वरों की संख्या 10, 12, 11 या 9? अभी डिस्कस किया। अम और अह को हटा दिया जाए तो कितने आएंगे? 10 आएंगे, 12 आएंगे, 11 आएंगे या 9 आएंगे? अम और अह को हटा दिया जाए तो आते हैं 11। तो हिंदी की देवनागरी लिपि मतलब लिखित हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? अनुस्वार अभी बताया मैंने, अयोग वाह को 2 भागों में बांटा था हमने, अनुस्वार और विसर्ग। तो कुल कितने अनुस्वार हो गए? अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु, ऊपर बिंदु लग रही है तो कितने वर्ण है वो? 4 हैं, 3 हैं, 2 है या 1 है? अनुस्वार तो 1 ही है। 2, 3, 4 तो कैसे हो सकते हैं? अनुस्वार 1 है, बिंदी वाला वर्ण आपका 1 है, उसमें आपने अम और अन का प्रयोग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर कहलाया तो अनुस्वार ही ना, तो अनुस्वार आपका 1 ही कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? जैसे अनुस्वार 1 तो विसर्ग कितने? 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1? कितने विसर्ग हैं हिंदी की देवनागरी लिपि मतलब लिखित हिंदी में? अभी हमने देखा अयोग वाह को 2 भागों में बांटा था, अनुस्वार और विसर्ग। 1 ही अनुस्वार है, 1 ही विसर्ग है, तो हमेशा याद रखो, चाहे वो विसर्ग पूछे या अनुस्वार पूछे, 1 ही है देवनागरी में। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण तेज ध्वनि के साथ होता, अधिक ऊर्जा लगती, अधिक परिश्रम होता, दीर्घ स्वर जैसा, और झटके के साथ वायु बाहर आती, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, नहीं, झटके के साथ ज्यादा वायु बाहर आएगी, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, बिल्कुल अधिक श्वास निकले। जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, शब्दों के उच्चारण नहीं, वर्णों की बात कर रहे हैं। महाप्राण वर्ण है, शब्द नहीं।
ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, यहाँ शब्द कर दिए, शब्द तो वैसे ही नहीं है, महाप्राण वर्ण है, व्यंजन है, स्वर व्यंजन जो भी है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, नहीं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। जैसे कि मैं बात करूं आपको, ट वाली लाइन समझो, ट ड है ना, अण, हल्की ध्वनि लेकिन बीच के छुटे हुए अक्षर, ठ ढ, ठ और ढ आपके क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे, क्योंकि झटके के साथ क्या किया आपने, वायु बाहर फेंकी। ठीक है, तो इसमें अधिक मात्रा में क्या होगी, श्वास वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण, इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें झटके के साथ वायु बाहर नहीं आती, बहुत कम वायु बाहर आती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, शब्द नहीं है, फिर से वही गलती, शब्द वाले दोनों ऑप्शन हट गए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, अधिक श्वास वाले तो महाप्राण हो जाएंगे, कम श्वास निकले वो क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण भी आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, स्वर, व्यंजन, वर्ण या शब्द। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वर्ण कहलाएगी। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर क्या है, वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हिंदी में। संस्कृत में भले इसको तोड़ के स्वर रहित कर दो, लेकिन हिंदी में वर्ण सबसे छोटी इकाई कहलाती। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाली ध्वनियां हैं, इनका सही क्रम बताना है। सही क्रम बता रहे हो, आखिरी की 5-5 देख लो आप, मैं आपको क वर्ग वापस लिख के बताता हूँ। इन वर्गों को आप देखोगे तो आप फटाफट बता पाओगे। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग की आएगी च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसमें देखिए जो ये लास्ट वाली ध्वनियां हैं ये बनती है आपकी अनुनासिक। इस सीक्वेंस को सबसे पहले क्या आना चाहिए, अंग। तो देखो आप, सबसे पहले अंग कहाँ आ रहा, सबसे पहले अंग यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, ये दो तो ऑप्शन माने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा तो हम दो ऑप्शन नहीं मानेंगे, ना ये वाला मानेंगे ना ये वाला मानेंगे, क्योंकि पहला वर्ण क्या होना चाहिए आपके पास, अंग होना चाहिए। दूसरा वर्ण ईय होना चाहिए, पहला अंग दूसरा ईय। भाई यहाँ आ रहा, ये भी नहीं माना जाएगा। अंग, ईय, तीसरा वाला अण, चौथा वाला न और पांचवा वाला म। मतलब सही ऑप्शन ये है, ये सही ऑप्शन अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम ऐसा माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श व्यंजन बताना है, ठीक है। और कौन सा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन के साथ, झ, श, ट और ह। स्पर्श व्यंजन 25 में से कौन से हैं, श शक्कर का, ट, ह और झ। तो बताएं, स्पर्श भी होना चाहिए और संघर्षी भी होना चाहिए। तो स्पर्श के साथ हमें संघर्षी बताना है। संघर्षी व्यंजन झ तो है नहीं, फिर ट भी नहीं है, ह भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, श शक्कर को। तीनों श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं ये। ज्ञानी को वर्णमाला में क्या माना जाता है, क्या है ज्ञानी का। वर्णमाला में जब बरसों से पढ़ते चले आ रहे कि ज्ञ हमारा अंतिम व्यंजन है, अंतिम वर्ण है, तो ज्ञानी क्या है।
स्वर है क्या ज्ञानी? ना, स्वर नहीं है। अनुस्वार बिंदी लग रही है क्या? नहीं। व्यंजन है क्या ज्ञानी का? हाँ है, पर कैसा व्यंजन? अब इन दोनों में से छांटना है, केवल व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन। ज्ञानी का संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो के योग से मिला है, ज प्लस य। इसलिए दो व्यंजन का योग होने के कारण क्या कहला रहा? ज्ञानी संयुक्त व्यंजन कहला रहा। किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी स्वर नहीं है, कौन से क्रम में? तो आपको बताना है व्रतमुखी स्वर कौन से क्रम में नहीं है। आ, ओ, औ, ऊ। व्रतमुखी का मतलब जिसको बोलते समय हमारे ओष्ठ व्रत जैसी गोल आकृति बनाए, वो व्रतमुखी या व्रताकार स्वर कहलाते हैं। व्रतमुखी व्रताकार जिनको बोलते समय हमारे होठ सर्कल बनाए, व्रत बनाए। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, आ, ऊ, ओ, औ। देखो, आ को बोला तो क्या होठ से, आपके होठों से सर्कल बना? नहीं। ऊ सर्कल बन रहा है, ओ सर्कल बन रहा है, औ सर्कल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल बन रहा है, मान लिया मैंने। तो यहां पर क्या है? आ एक ऐसा स्वर है जो व्रतामुखी नहीं है, व्रताकार नहीं है। आ कहां सर्कल बना? जबकि ऊ आपके होठों ने सर्कल बनाया, ओ होठों ने सर्कल बनाया, औ आपके होठों ने सर्कल बनाया। तो आ इसमें क्या आएगा? आपका व्रतामुखी स्वर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आखिरी के चार। आखिरी के चार कौन कौन से? जैसे श क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्रीमान वाला श्र। ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये एक नहीं, दो दो व्यंजन को आपस में मिलकर बनाए गए। तो ये चार आपके सामने। अब आपका चुनाव बड़ा आसानी से हो जाएगा। ढ नहीं हो सकता, क्र नहीं हो सकता, ड नहीं हो सकता। आपने देखा कि ज्ञानी का यहाँ आ रहा है, इसलिए ज्ञानी को अभी मैंने बताया ना, आधा ज और यहाँ से मिलके बना, इसलिए ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। अब ये श क्षत्रिय का कैसे मिलके बना? क प्लस श। त्र कैसे बना? त प्लस र। ज्ञानी का कैसे बना? ज प्लस इ। और श्रीमान वाला श्र कैसे बना? श प्लस र। तो ये आपका क्या था? संयुक्त व्यंजन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन कौन सा क्रमांक है जिसमें अघोष व्यंजन है? ठीक है, य र है, व है, व ह है, ड ड़ है, श और स है। ठीक, अघोष और घोष, शुरू के दो मैंने भी बताया आपको सघोष, बाकी के अघोष। तो उसमें कौन सा ऐसा है जिसमें अघोष है? आखिरी के तीन चाहिए हमको। जैसे कि मैं फिर से लिख रहा हूं, क ख ग घ अंग। ये लाइन जो है ये घोष या सघोष की कहलाती है। और इधर से जो लाइन जाएगी आपकी वो क्या कहलाएगी? आपकी अघोष कहलाएगी। तीन आपके अघोष हैं। यह आपका च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अब अघोष पूछा है, बताइए। बड़ा आसान है अघोष बताना। य और र यहाँ है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो माना नहीं जाएगा। व और ह भी यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं माना जाएगा। ड और ढ, श और स भी नहीं है, ये भी नहीं माना जाएगा। रह जाती है बात, ड भी आ रहा है, अण भी आ रहा है, दोनों क्या है? अघोष। याद रखो हमेशा, शुरू वाले जो हैं वो घोष होते हैं और बाद वाले जो तीन तीन का पेयर है वो अघोष कहलाते हैं।
तो अघोष में से हमने ये छांटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से महाप्राण वर्ण है जिसको अपन बोलने के लिए झटके के साथ वायु बाहर फेंकनी है। जैसे ट, ठ, ट नहीं आएगा, ठ, फिर ड नहीं आएगा, ढ, ठ, ढ बोल के देखिए। ऐसा होना चाहिए आपका स्वर या आपका वर्ण। जैसे ठ, ढ, इस तरह का उच्चारण अगर किसी का है तो वो महाप्राण है। अब इनमें से बताइए महाप्राण क्या है? क्या क महाप्राण है? नहीं, हल्की ध्वनि है। ल नहीं है, च नहीं है, आ आपका क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अलग अलग स्वर के मेल से जो स्वर बना, अलग अलग स्वर, दो स्वर है उनके आपस में मिलने से कुछ और बना, तो क्या कहलाएगा वो? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर जो बनता है उसमें एक जैसे स्वर होते हैं। पश्च स्वर ना, मूल स्वर ना, क्या कहलाएगा वो? संयुक्त स्वर। जब दो अलग अलग स्वर आपस में मिले तो उनके मिलने से संयुक्त बना, और दोनों ही स्वर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसका उदाहरण? ए का उदाहरण। किससे मिलके बना ये? ए प्लस सी, ये स्वर भी अलग, ये स्वर भी अलग, दोनों के मिलने से क्या बना? ए बना। अए देख लो आप, यहां पर भी हम बात करें, अ प्लस ए का योग, ये वाला स्वर अलग, ये वाला स्वर अलग, दोनों के स्वर से मिलने से अए बना। फिर वैसे ही आपका ओ, अभी मैंने बताया अ के साथ ऊ का योग, और ओ में हम देखें तो क्या आएगा? अ के साथ ओ का योग। तो मतलब ये स्वर क्या है? एक दूसरे से अलग है। ऐसे अलग अलग स्वरों का योग जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर मतलब आपस में अलग अलग स्वरों को जोड़ देना, उसे संयुक्त कहा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त अक्षर जितने भी हैं, संयुक्त अक्षरों को नहीं रखना है, उनको हटा दें तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संयुक्त अक्षर स्वर में भी है, संयुक्त अक्षर व्यंजन में भी है। अब संयुक्त अक्षर स्वर में अभी मैंने लिख के बताया कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर थे। ठीक है, अब ऐसे ही संयुक्त व्यंजन बता रहा हूं, अभी आपको मैंने लिख के बताया वो भी, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन और ऊपर के 4 संयुक्त स्वर। कुल कितने हो गए? 8। अब आप 52 में से क्या करिए? 8 को घटाइए, तो 12 में से 8 गए 4, 5 का ये 4 बचता है, यहां पर भी 4। संयुक्त अक्षरों को छोड़ देवें तो हिंदी में मूल वर्ण कितने रह गए? हिंदी में मूल वर्ण रह गए केवल 44, 44। तो देखा आपने लॉजिक कैसा लगाया हमने? संयुक्त स्वर भी हटा दिए 4, संयुक्त व्यंजन भी 4 हटा दिए। इस तरह से 52 में से 8 हटाए तो कुल रह जाते हैं हमारे पास 44, 44 वर्ण, जो क्या कहलाते हैं? मूल वर्ण कहलाते हैं। यही 44 मूल वर्ण, इनमें संयुक्त स्वरों और व्यंजनों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण एक तरह के होते हैं, 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं। जब मैंने आपको वर्णमाला का ये लेक्चर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि वर्णमाला का सबसे छोटा इकाई वर्ण कहलाता। उस वर्णमाला की इकाई को क्या किया गया था? कितने वर्णों में बांटा था हमने? बताओ, कितने भागों में बांटा था हमने इसको? वर्णों को बांटा था हमने स्वर और व्यंजन। मतलब 1, 2, 3 या 4 कितने प्रकार के हो गए? ये 1 ये रहा, 2 ये रहा, मतलब हो जाएंगे आपके 2 प्रकार के वर्ण, स्वर और व्यंजन। दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? वर्ण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग कर देना, स्वर रहित कर देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम शब्द, राम शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? र को मैंने लिखा,
ये आ की मात्रा है, यहाँ आकर आ ही बन जाएगा। फिर म में से क्या निकाल दिया मैंने, अ बाहर कर दिया। म में से क्या कर रहा हूँ मैं, अ को बाहर कर रहा हूँ, ये प्लस लगा के मैंने अ लिख दिया। र में से आ निकला, म में से अ निकला। इस पैटर्न पे क्या करना है आपको, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। प्यास में प आधा है, प आधा है, पर प के साथ अ लगा दिया, प के साथ अ लगा दिया मतलब प को पूरा कर दिया, प को पूरा कर दिया तो ये ऑप्शन गलत। प ठीक है, प के बाद अ नहीं मतलब प आधा ही रहने दिया। य में आ लगा दिया, ठीक है, या भी हमारे पास। फिर स में अ मतलब हमारा ऑप्शन ये सही। प यहां पर य और ये स में आ तो ये भी हमारा गलत जा रहा। प य में आ मतलब यहां पर केवल य बता रहा है, इन दोनों के मिलने से यह बन रहा है, जबकि वहां पर या है, तो या वाला ऑप्शन क्या माना जाएगा हमारा सही। इसलिए वर्ण विच्छेद को भी ध्यान से समझिएगा। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार अभी बताया मैंने आपको। अनुस्वार मतलब जिस पर बिंदु लग रही हो। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, अम कैसा लिखते हैं हम लोग, अम, ठीक है। स्वर के बाद आने वाली नाक से उच्चारण होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां जिसका उच्चारण अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां जो स्वर के साथ आती है, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद तो आता ही नहीं है, पहला लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन में से चुनना है। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां जो नाक के माध्यम से उच्चारण हो, अन। स्वर के बाद क्या हो रहा, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण किससे हो रहा, नाक के माध्यम से हो रहा, तो ये कैसे बोले जा रहे हैं आपके, अनुस्वर, अंगूर, अंगूर, है ना, तो नासिक की ध्वनि कहलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, किसे कहते हैं द्वित्व। द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ, यह हमें बताना है। देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें कौन सा शब्द ऐसा दिख रहा है जिसमें द्वित्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। घ सघोष महाप्राण दंत है, ठीक है, घ सघोष है और महाप्राण है और दंत है। ब सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है। अघोष तालव्य अल्प प्राण है, च आपका अल्प प्राण है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ख कंठ से बोला जाता है, ख महाप्राण है और अघोष है, ठीक है। इसके बाद फिर ब